बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार के अंतर्गत पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले के अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल से जाकर के देख सकते हैं, और इसके पहले के चैप्टर अगर देखना चाहते हैं, एक एक पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, तो वो भी आपको चैनल से फ्री में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में पार्ट 3 के अंतर्गत डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल समझाएंगे। वाटसन और क्रिक की संरचना समझाने के बाद में आपको डीएनए के कार्यों को भी डिटेल से समझाएंगे। तो पहले वाटसन और क्रिक मॉडल को चित्र के माध्यम से आपको समझा देते हैं, और इसके बाद फिर परीक्षा में कैसे लिखें, लिखना भी आपको बताएंगे नोट्स के साथ में। तो चलिए चित्र इसका बनाते हैं, डीएनए का एक। देखिए जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है, या कह लीजिए कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इसमें पाई जाती हैं। तो एक ये वाली मैंने बना दिया है और एक ये वाली बना दिया है। ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं इनके अलग अलग नाम, तो इसको हम 5'2, ये देखिए यही वाली यहाँ पर आई है 3' कर देते हैं, और इसको क्या कर देंगे, बिल्कुल एंटी पैरेलल होती है, तो यहाँ 3' to 5' इधर हो जाएगा नीचे तरफ। ये देखिए देख लीजिए, तो ये 5' to 3' और ये 3' to 5' दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई हैं। अब देखिए इनके नाइट्रोजन बेसिस को न्यूक्लियोटाइड को बना देते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस में हमने आपको रासायनिक संरचना में समझाया था, जो एडेनिन होती है वो हमेशा थाइमीन से जुड़ती है, वो भी कैसे, डबल बांड से 2 बिंदी रख देते हैं बांड को दर्शाने के लिए। और जो साइटोसिन होती है वो हमेशा ग्वानिन से जुड़ती है, यहाँ पर जी हो जाएगा, ग्वानिन से जुड़ेगी, 3 बिंदी रख देते हैं क्योंकि ये ट्रिपल बांड इसमें होता है। इसी तरह से आप आगे बनाते जाइएगा, ए डबल बांड टी से जुड़ेगा, और इसके बाद में जी ट्रिपल बांड सी से जुड़ेगा। इसी तरह से इधर भी बना देंगे, यहाँ पर ए डबल बांड टी से जुड़ेगा, यहाँ पर टी होगा, और यहाँ आप टी भी कर सकते हो, टी डबल बांड ए से जुड़ेगा। हमने बांड को बिंदी से दिखाया हुआ है, डॉटेड से दिखाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर सी ट्रिपल बांड हो जाएगा, जी से जुड़ेगा ये, और इसके बाद में यहाँ पर टी कर दीजिए, डबल बांड ए हो जाएगा, और यहाँ ए डबल बांड टी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जी ट्रिपल बांड सी हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पर टी डबल बांड ए हो जाएगा, यहाँ पर टी डबल बांड ए हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सी ट्रिपल बांड जी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए डबल बांड टी हो जाएगा। ऐसे ही पूरा बना देंगे। तो ये इस तरह से डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल बन जाएगा। अब इसमें जब चित्र बन गया है तो एक 5' to 3', दूसरा 3' to, और इसके नाइट्रोजन बेसिस को भी मैंने बना दिया है। इसकी ये जो चौड़ाई होती है पूरी, ये जो आप चौड़ाई पूरी यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये जो इसकी चौड़ाई है पूरी, ये कितनी होगी, तो चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डीएनए की पूरी चौड़ाई है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर यहाँ से आधे से लिया जाए, चूंकि यहाँ पर बीच में एक अक्ष होता है, अगर अक्ष को हम यहाँ बना दें, देखिए एक हम अक्ष बना देते हैं, बीच में एक अक्ष भी होता है, डॉटेड लाइन में हम बना देते हैं, ये अक्ष हो जाएगा डॉटेड लाइन। तो अक्ष से ये जो आधी दूरी है, तो आधी दूरी 10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। पूरी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम की है और आधी 10 एंगस्ट्रॉम की हो जाएगी। और आपको बता दें, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे, इसको एक इसको दूसरा, तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो दूरी होती है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। और एक चक्र की दूरी, यानी यहां से जैसे चला तो यहीं पर आकर जो समाप्त होता है, इसको एक चक्र कहा जाता है। तो ये जो यहां से यहां तक स्केल से कर देते हैं, ये देखिए यहां से चला और एक चक्र यहीं आकर के पूरा होगा। तो ये जो एक चक्र होता है, एक चक्र की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
34 एंगस्ट्रॉम एक चक्र की दूरी होती है। तो अगर नैनोमीटर में कहें तो 3.4 nm होती है, और 3.4 nm यानी 3.4 नैनोमीटर होती है। और ये जो 3.4 एंगस्ट्रॉम है, अगर इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, नैनोमीटर में भी हो जाएगी। और आपको बता दें, इसी डीएनए में कुछ गहरी खांचे होती हैं, जो गहरे देखिए खांच हैं, और कुछ कम गहरी खांचे होती हैं। जो गहरी खांचे होती हैं उन्हें मेजर ग्रुप कहा जाता है, मेजर ग्रुप, जो गहरी खांच है। और जो कम गहरी, जैसे ये कम गहरी है तो कम गहरी खांच को माइनर ग्रुप बोला जाता है। ये मेजर ग्रुप जो गहरी खांच है, जो कम गहरी खांच है उसे क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप बोलते हैं। देखिए जो डीएनए पूरा अणु ये होता है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं इसमें होती हैं, श्रृंखलाओं का बना होता है। जो डीएनए अणु है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये। और ये कैसे बनी है, इसकी रासायनिक संरचना देखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वाला वीडियो देखिए। तो डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और ये सर्पिलाकार एक अक्ष की ओर, देखिए ये एक पूरा अक्ष है, अक्ष की ओर चारों ओर सर्पिलाकार दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ये कैसे होती है, क्लॉकवाइज कुंडलित रहती हैं, क्लॉकवाइज कुंडलित होती है, क्लॉकवाइज। और इस प्रकार इसमें 2 हेलिक्स हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसी के उल्टा प्रति समानांतर होती है, एंटी पैरेलल होती है दूसरी वाली जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, इसी के प्रति समानांतर या एंटी पैरेलल होती है। और आपको बता दें कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ता है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इसमें जुड़ा होता है। और मैंने आपको बताया ही है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेंजेस 2 हैं, तो एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, तो दूसरी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। इस तरह से ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा है, तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इसमें जो नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये कार्बन C1 कार्बन से जुड़े होते हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये C1 कार्बन से जुड़े होते हैं। और जो फास्फेट समूह है, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस C1 कार्बन से, और जो फास्फेट समूह है, फास्फेट समूह जो होता है ये C5 कार्बन से जुड़ा होता है। और आपको बता दें, ये जो एक श्रृंखला है, इसका जैसे ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर ग्वानिन, तो दूसरी तरफ से ये जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से जुड़ा हुआ है, यानी कि एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यानी एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। या कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं, इन नाइट्रोजनस क्षारकों के बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कैसे है, हल्का सा गर्म करने पर भी टूट जाता है, इसलिए इसको दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और इसमें जो एडेनिन है, एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होगी, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगी। और एडेनिन तथा थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से ये किसने बताया, तो चार गैप ने बताया था। चलिए अब इसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे, लिखना भी आपको बता देते हैं। तो डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, या फिर इसी को द्विकुंडलिनी मॉडल भी कहा जाता है, या डबल हेलिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक एवं विल्किंसन ने सन 1953 में डीएनए अणु की संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके लिए सन 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अब जानते हैं कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैसी संरचना इसकी होती है। तो डीएनए
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में दक्षिणावर्त कुंडलित रहती है। इस प्रकार डीएनए अणु में 2 हेलिक्स होते हैं। इस तरह से चित्र बना देंगे, जैसे मैंने सीधा सा बनाया, बिल्कुल ऐसे ही सीधा चित्र आपको बनाना है। इसके बाद में फिर अगला पॉइंट है, दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में कुंडलित होती हैं। दोनों श्रृंखलाएं हैं, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये विपरीत दिशा में कुंडलित हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में तथा दूसरी के 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी है। प्रत्येक कुंडलिनी या हेलिक्स में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं। अगर एक कुंडली की बात की जाए, जैसे एक कुंडली है, तो इस एक कुंडली में कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोस शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु होता है। चाहे एक न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए, चाहे सभी की बात की जाए, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस क्षारक डीऑक्सीराइबोज नामक पेंटोस शुगर और फास्फोरिक अम्ल का एक एक अणु पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजनस क्षारक का एक अणु C1 कार्बन से, यानी नाइट्रोजनस क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, वो C1 कार्बन से, पहले कार्बन से जुड़े होते हैं और फास्फेट अणु 5वें कार्बन से जुड़ा होता है। एक श्रृंखला के सभी न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, ये एक श्रृंखला है तो इसका एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा ये है, तो ये फास्फोडाइस्टर बांड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दोनों हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर जुड़े होते हैं। इनके नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बांड होता है, यानी जो नाइट्रोजन क्षारक थे उनमें दुर्बल हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। देखिए, इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक थे इनके बीच में दुर्बल हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होती है। इनमें प्यूरीन और पिरिमिडीन की मात्रा बराबर होगी दोनों में। और पिरिमिडीन से, क्योंकि एक श्रृंखला के प्यूरीन दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से जुड़े रहते हैं, अर्थात एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा होता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बांड व साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बांड और ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के बीच में 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। दोनों के बीच में कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और एक ही श्रृंखला के किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड युगलों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी देखा जाए, एक ही चेन के, एक ही श्रृंखला के, तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, या अगर नैनोमीटर में कहेंगे तो 0.34 नैनोमीटर होती है। फिर अगला है, हेलिक्स का एक चक्कर 34 एंगस्ट्रॉम के अंतर पर पूरा होता है। मैंने आपको बताया था जो एक पूरा चक्कर है वो 34 एंगस्ट्रॉम पर पूरा होता है, अतः प्रत्येक चक्कर में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। हेलिक्स का एक चक्कर कहा गया है, तो एक चक्कर कहां से पूरा होगा? यहां से, जहां से शुरू हुआ है वहीं आकर खत्म होता है, तो एक चक्कर हो जाता है। और एक चक्कर की दूरी कितनी है? तो 34 एंगस्ट्रॉम है। अगर नैनोमीटर में देखी जाएगी तो 3.4 नैनोमीटर होती है। और एक चक्कर में कितने न्यूक्लियोटाइड युगल बताए गए हैं? तो 10 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। अणु की पूरी लंबाई में दीर्घ खांचे तथा लघु खांचे होती हैं। जो ज्यादा गहरी थी उसको दीर्घ खांच या मेजर ग्रुप कहा था, जो कम गहरी थी उसे लघु खांच या माइनर ग्रुप कहा था। कुंडलिनी की आकृति ऐंठी हुई सर्पिल सीढ़ी जैसी होती है। जैसे सीढ़ी ऐंठी रहती है, बिल्कुल वैसे ही ये ऐंठी रहती है। डीएनए में शर्करा तथा फास्फेट अणु समान अनुपात में पाए जाते हैं। जितनी शुगर होगी उतने ही फास्फेट अणु पाए जाते हैं। फिर वाटसन एवं क्रिक के जैविक महत्व में अगर देखा जाए कि कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, तो डीएनए में स्वतः द्विगुणन या स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, या प्रतिलिपिकरण की क्षमता पाई जाती है, और सूचनाओं का प्रेषण करने की भी क्षमता पाई जाती है। फिर अगला है, आनुवांशिक सूचनाएं डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में नाइट्रोजनस क्षारकों के अनुक्रम में कोडित रहती हैं। चलिए अब डीएनए के कार्यों को समझा देते हैं। तो पहला कार्य है, डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करता है। यानी जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, या माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचाता है। कुछ पादप वायरसों में
यह कार्य आरएनए द्वारा तथा शेष सभी जीवों में डीएनए द्वारा होता है। यानी कुछ प्लांट वायरस होते हैं, पादप वायरस होते हैं, जिनमें यह कार्य आरएनए के द्वारा होता है, शेष सभी में डीएनए के द्वारा यह कार्य किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, डीएनए एंजाइमों के निर्माण को नियंत्रित करता है। जो एंजाइम होते हैं, विकर होते हैं, उनका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको कंट्रोल करता है। एंजाइम जीवन की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उन सभी का एंजाइम नियमन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, डीएनए प्रोटीन संश्लेषण की सूचना एमआरएनए द्वारा राइबोसोम में भेजता है। जो डीएनए होता है, जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनने की सूचना को एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के द्वारा राइबोसोम में सेंड करता है, भेजता है। राइबोसोम में स्थित आरआरएनए प्रोटीन निर्माण के स्थल की भूमिका अदा करता है और कोशिका द्रव्य में उपस्थित टीआरएनए अमीनो अम्लों को श्रृंखलाबद्ध करके राइबोसोम पर एकत्रित करता है और प्रोटीन बनाता है। फिर अगला पॉइंट है, डीएनए क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं। जो डीएनए होते हैं, ये क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं, क्योंकि जो क्रोमैटिन जाल होता है वास्तव में वो गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों पर डीएनए पाया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि डीएनए क्रोमैटिन जाल का अधिकांश भाग बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, डीएनए द्वारा ही जीवों में उत्परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जीन न्यूक्लिक अम्ल के ही बने होते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशन होता है, वो डीएनए द्वारा ही होता है जीवों में। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल समझाया। ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही चित्र बना करके और पॉइंट वाइज एक एक करके सभी चीज़ों को आपको समझा देना है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।